गुड आफ्टरनून प्रीति मैम। गुड आफ्टरनून काशवी। आप हमें अपना थोड़ा परिचय दे सकते हैं? मेरा नाम मिसेस प्रीति शर्मा है। मैं इंदौर में रहती हूँ। यहाँ पर मेरा द गुरुकुल प्ले स्कूल मैंने ओपन किया हुआ है। वाह। तो आप उसके फाउंडर एंड प्रिंसिपल हैं? हाँ जी, बिल्कुल। बढ़िया। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि स्कूल को मैनेज करने में किस तरीके के काम रहते हैं? बेसिकली जब सबसे पहले हम स्टार्ट करें तो जब आप स्कूल अगर ओपन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके क्वालिफिकेशंस ज़रूरी हैं। आप 12th प्लस 3 इयर्स आपका ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड होता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन करके होता है। वो डिग्री आपको करनी होती है। अदरवाइज अगर आप प्ले स्कूल ओपन कर रहे हैं तो मॉन्टेसरी ट्रेनिंग भी आपको करनी रहती है। थैंक यू। और प्रिंसिपल बनने के लिए टीचर जैसी क्वालिफिकेशन होती है कि उससे ज़्यादा कुछ रहता है? अ, अगर आपको नहीं, प्रिंसिपल के लिए तो आपको एक आपके क्वालिफिकेशंस है ही। पढ़ाने के लिए स्कूल जैसे मेरा प्ले स्कूल है तो इसमें हमारे पास जो टीचर्स है बीएड भी किए हुए हैं प्लस मॉन्टेसरी ट्रेन टीचर्स भी हैं। अच्छा। दोनों ही केस में अप टू आप अगर मॉन्टेसरी ट्रेंड है तो आप अच्छे से भी तब भी पढ़ा सकते हैं। बीएड कंपलसरी नहीं होता है। मॉन्टेसरी ट्रेनिंग से ही आपको प्ले स्कूल में जॉब मिल सकती है। उसके अलावा अगर स्कूल आप को रन करना है तो काफ़ी सारी चीज़ें प्ले स्कूल के लिए आपको परमिशन लेनी रहती है। हम लोगों ने गुमाश्ता करके लिया हुआ है नगर निगम से। अदरवाइज अगर आप बड़ा स्कूल ओपन करते हैं तो आपको ट्रस्ट बनाना होता है। मिनिमम 5 पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं उसमें। और उसके बाद आपको परमिशन लेनी होती है एजुकेशन डिपार्टमेंट से। अच्छा। जब मैंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर लिया, अब आपको स्टूडेंट्स को बुलाना है। टीचर भी हो गई आपके पास, मेड भी है, स्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया हो गया, बुक्स हो गई, यूनिफॉर्म हो गई, सारा कुछ आपने कर लिया। बट फाइनल स्टेप ये होता है कि आपको प्रमोशन करके स्टूडेंट्स लाना पड़ता है। तो आपने अपना खुद का प्ले स्कूल स्टार्ट करा, इसका इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? अ, जब मैं बीएड कर रही थी, जिस कॉलेज से मैंने बीएड किया तो वहीं उन्हीं का ट्रस्ट का स्कूल था। जब मैंने वहाँ जॉब किया, मैंने 2 साल वहाँ पर पढ़ाया बच्चों को। जब उनके बच्चों को मैं मुझे केजी 1 मिला था वहाँ पर क्लास। जब उनके बच्चों को इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस मैंने सिखाए और वो जो रिस्पॉन्स था पेरेंट्स का, मैम हमारे बच्चे को आपने ये सिखा दिया। और जब रिजल्ट्स आए, फाइनल मेरे एग्जाम हुए, उसके बाद जब उनके बच्चों को बहुत कुछ पढ़ना आ गया था, तो जो उनका रिएक्शन था, मुझे वहां से ये आइडिया आया कि कितने ही सारे बच्चे सिर्फ इस वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास फीस देने को नहीं होती है। तो क्यों ना हम वही लेवल मेंटेन करें। वो जो फीस ज़्यादा नहीं भर सकते हैं, उन पेरेंट्स के लिए हमने स्कूल ओपन करने का डिसीजन लिया है कि उन्हें उन बच्चों को हम पढ़ाएं क्योंकि वो भी अच्छा एजुकेशन डिजर्व करते हैं। ये मुझे आइडिया वहां से आया, उसके बाद ही मैंने ये प्ले स्कूल स्टार्ट किया। वाह, वेरी नाइस। तो आपका डे टू डे काम क्या रहता है? आपको किस तरह की चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं? अगर हम हमारी क्लास देखते हैं तो क्लास में सबसे पहले आपका बच्चों का मैनेजमेंट है। स्टूडेंट्स इतने छोटे होते हैं कि उनको मैनेज करने के लिए जैसे हमारे यहाँ 60 स्टूडेंट्स हैं, उनमें 2 टीचर्स प्लस 2 मेड्स हैं। तो बच्चे इतने छोटे हैं कि कभी भी बच्चे कहीं भी मूव कर सकते हैं, तो उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। राइट। अ, क्लास के अंदर सबसे बड़ा जो छोटे बच्चों के साथ आपको नीटनेस, क्लीनलीनेस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इतने छोटे बच्चे हैं, कुछ भी खा सकते हैं, टॉयज़ दिए तो वो खाने लग जाएँगे, तो वो आपको बहुत ध्यान रखना रहता है। तो वो फर्स्ट जो आपकी रिक्वायरमेंट है स्कूल में कि आप क्लीन हो, स्कूल, वॉशरूम्स क्लीन हो। बच्चों का इतना ध्यान है कोई किसी को हर्ट ना कर दे, मार ना दे। राइट, राइट। ए एक ये है, दूसरा अगर आप पढ़ाने जा रहे हैं तो इतने छोटे बच्चे होते हैं कि आपने सिर्फ़ एक बार पढ़ा दिया तो वो सीख जाएँगे, ऐसा नहीं होता है। रिपिटेटिवली उनको सेम चीज़ हमको पढ़ानी होती है। और बच्चों का ध्यान लगे पढ़ने में उसके लिए आपको बहुत सारा मटेरियल रखना होता है। हमारे पास मिनिमम 50 टाइप्स ऑफ मटेरियल हैं उनको पढ़ाने के लिए। ओह वाह। उसके बाद ही वो तब वो सीखते हैं। अदरवाइज़ उनका मन नहीं लगता है। बेसिकली आपको बच्चों का अटेंशन आपको ग्रैब करना होता है कि वो पूरा उनका ध्यान रहे कि हम उन्हें क्या पढ़ा रहे हैं।
ये हो गया आपका क्लास का। उसके अलावा आपको जो दूसरा मैनेजमेंट है, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखना रहता है, उसके लिए आपको कोई व्यक्ति लगता है, फीस आती है। जैसे हम लोग स्कूल में यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो उसका मैनेजमेंट है, वो खरीदना है, वो देना है। बैग्स है, हम लोग देते हैं, यूनिफॉर्म है, बैग है, बुक्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको परचेज भी करना है, तो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका एक कोई देखने वाला आपको चाहिए होता है। उसके अलावा आपका जो बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी बहुत आपका ओपन हो, वहाँ फ्रेश एयर हो, सनलाइट हो, बाहर ओपन स्पेस हो जहाँ बच्चे खेल सकें। क्योंकि बच्चे पूरे टाइम पढ़ेंगे ऐसा नहीं है, जैसा नॉर्मली स्कूल्स में होता है। प्ले स्कूल में अपोजिट होता है, बच्चों को आपको एंगेज रखना रहता है, उनके पास आपसे 4 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी होती है। तो उसको आपको उनकी एनर्जी को यूज़ करने के लिए कुछ ना कुछ क्रिएटिव आपके पास होना चाहिए। सपोज़ हम लोगों ने टाइम टेबल बनाया हुआ है, उसमें हम लोगों ने एक तो हम लोग वर्बल एक्टिविटीज़ होती हैं, दूसरा हम जनरल जो स्टडीज़ से जो सब्जेक्ट्स है, वो वाली स्टडीज़ हमारी होती है। उसके अलावा जैसे ड्राइंग है, तो उसके लिए हम लोगों को एक अलग से हम पूरा एक टाइम ड्राइंग पे जाएगा। फिर सपोज़ उनको जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, क्लीनलीनेस है, उस पर हमको या एनवायरनमेंट से रिलेटेड उनको कुछ बताना है। तो हर चीज़ का बच्चों पर हर चीज़ का इम्पैक्ट होता है, और वो फर्स्ट टाइम हर चीज़ सीख रहे होते हैं, तो उनको बहुत डिटेल में बताना होता है। आपके पास सिर्फ़ पढ़ाई का मटेरियल ना हो, उसके अलावा बच्चों को आप अगर खेलने में एंगेज नहीं करेंगे, तो वो उनकी एनर्जी निकलेगी नहीं। तो आपके पास टॉयज़ भी इतने इनफ होने चाहिए कि बच्चे आराम से खेल सकें। स्लाइड्स हैं, स्विंग है, छोटे-छोटे स्कूटर्स आते हैं, वो आप रख सकते हैं। बच्चों का एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चे आप 5 मिनट के लिए फ्री नहीं छोड़ सकते। इवन जब वो लंच कर रहे होते हैं, तब भी ध्यान रखना होता है। वो भी एक अलग ही मैनेजमेंट है, पूरा वो उसको भी मैनेज करना पड़ता है। लंच आता है तो कई बच्चे खाते ही नहीं हैं। आपको हाथों से फीड कराना होता है। वॉशरूम्स में जा रहे हैं तो वहाँ भी आपको साथ में जाना होता है। बच्चे नहीं तो अपने कपड़े खराब कर लेते हैं। उसके अलावा आपको सिक्योरिटी देखनी पड़ती है। कई बच्चों को ऐसा लगता है हमारी मदर या फादर इधर से आए थे, तो यहीं से हमको जाने के लिए मिलेगा। तो वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो वो आपको उनकी सिक्योरिटी का भी बहुत ध्यान रखना होगा, कैमरे लगाने होंगे। बच्चे अगर बाहर निकल गए तो पेरेंट्स को आप क्या जवाब देंगे? तो आपको वो भी ध्यान रखना होगा। राइट। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन आपको देखना रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन में भी आपको इस चीज़ का सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जो भैया आएँगे, जो भी ड्राइवर होंगे, वो एजुकेटेड हों, बच्चों को सँभाल कर ले जा सकें। बच्चों की सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है। छोटे बच्चे समझते नहीं हैं कुछ भी, सभी उनको फ्रेंडली लगते हैं। तो प्रॉपर आप उनका आधार लेकर ये सारा ही, या आपने किसी भी मेड को भी रखा है, तो आपको उनका आधार लेना होगा। आधार नंबर लेकर आपको उनको बच्चों की सिक्योरिटी के हिसाब से आपका व्हीकल भी ऐसा हो कि बच्चे बाहर निकल जाएँगे। वो आप 2 मिनट के लिए कहीं भी गाड़ी रुकी तो बच्चे निकल सकते हैं। तो हर तरह से मेन जो है बच्चों की सिक्योरिटी देखते हुए आपको आपका स्ट्रक्चर सारा पूरा प्लान ऐसा हो कि बच्चों की सिक्योरिटी भी हो, बच्चे एजुकेशनली भी ट्रेन्ड हो जाए, प्लस दूसरे जो बेसिक हमारी नीड्स है उसके लिए भी वो ट्रेन हो जाए। वेरी नाइस। तो मैं आपको अपने जॉब के बारे में भी थोड़े से और क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी। तो जी। आप प्रिंसिपल हो, आप आपको इसमें सबसे अच्छा क्या लगता है? प्रिंसिपल हूँ तो मुझे सबसे अच्छा लगता है जब बच्चे खेलते हैं, उनके साथ मैं भी खेलती हूँ, वो डांस करते हैं तो मैं भी डांस करती हूँ। क्योंकि इतने इनोसेंट होते हैं कि साथ कई बार हम लोग मेडिटेशन भी करते हैं, वो इतने शांति से बैठते हैं क्योंकि बहुत भोले होते हैं। तो उनके साथ खेलना और उनके साथ एन्जॉय करना है क्योंकि वो डिटैच्ड होते हैं सब चीज़ों से, वो सबसे बढ़िया पार्ट होता है। अदरवाइज़ मैनेजमेंट में तो मज़ा आता ही है। थैंक यू। और इसमें आप बताना चाहोगे कि सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या रहता है? बच्चों की सिक्योरिटी, बच्चों को एक जगह बिठाना, 2 चीज़ें हैं। बच्चे बैठते नहीं हैं, उनको सिखाना पड़ता है, कि नहीं ये आपकी प्लेस है क्योंकि उनको अभी तक ये पता नहीं होता ना कि एक जगह भी बैठा जाता है या मम्मी से भी दूर कहीं हमको रहना होता है, तो आपको वो एनवायरनमेंट देना रहता है कि बच्चों को सिक्योर्ड लगे। राइट। सिक्योरिटी बहुत बच्चों को मैटर करती है, छोटे बच्चों के लिए क्योंकि वो कुछ समझते नहीं हैं। एक आध बार ऐसा हुआ कि हम बैठे हैं, बच्चे दूसरी ऑफिस की साइड उनको पता उधर से निकल सकते हैं, तो वो हालाँकि कैमरे भी हैं और उधर बाहर भी दीदी रहते हैं, लेकिन बच्चों को देखना बहुत वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है। राइट।
वेरी नाइस, थैंक यू। uh, and any advice for students? स्टूडेंट्स के लिए अगर प्ले स्कूल आप ओपन करना चाहें, तो आप जब भी कोई टीचर या मेड रखें, वेल क्वालिफाइड हों, क्योंकि आप एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे आए और आकर आपने उनके साथ थोड़ा एंगेज कर लिया उनको, और वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्स्ट टाइम वो घर से बाहर आए हैं, तो आपको उनको बहुत सारी चीज़ें सिखानी होती है। सबसे पहले तो दूसरे बच्चों के साथ एडजस्ट होना आप सिखाते हैं। आपके मदर के अलावा वो एक नए एनवायरनमेंट में, वहाँ उनको सेटल करना है, तो आपको टीचर्स और मेड दोनों ऐसे हों जो बच्चों के साथ फ्रेंडली रहें, स्ट्रिक्ट ना रहें। नो हिटिंग, शाउटिंग की भी ज़रूरत नहीं। बच्चे जितने प्यार से आप रखेंगे उतने अच्छे से रहते हैं। तो दूसरा, उनका आपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा कर लिया, चलिए टीचर्स भी अच्छे, लेकिन आपका करिकुलम भी बहुत अच्छा होना चाहिए। आप मिनिमम आपके पास मटेरियल हो और उससे आप मैक्सिमम बच्चों को सिखा सकें। क्योंकि स्कूल प्ले स्कूल है जहाँ से बच्चे पढ़ना और लिखना दोनों सीखते हैं। तो वो आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए हर बच्चे की, ऐसा ना हो कि कुछ बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो उनके अलावा दूसरे जो नहीं कर रहे वो रह जाएँ। हर बच्चा आपकी ज़िम्मेदारी है, उनको आप अच्छे से ध्यान से, क्योंकि कई जगह होता है कि जो बच्चे अच्छा करते हैं उन्हीं को सपोर्ट करते हैं टीचर्स। आपको ये हर बच्चा आपकी ज़िम्मेदारी है, आप उनका ध्यान रखें, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखें। बिल्कुल, बहुत सही बोला आपने। तो आपने अपना खुद का कुछ अपना स्टार्ट करा है, आपने अपना खुद का प्ले स्कूल स्टार्ट करा है, तो इसमें जी, कोई जी। चैलेंजेस आते हैं? देखिए, चैलेंजेस मुझे आए, जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर लिया, अब आपको स्टूडेंट्स को बुलाना है, टीचर भी हो गई आपके पास, मेड भी है, स्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया हो गया है, बुक्स हो गई, यूनिफ़ॉर्म हो गई, सारा कुछ आपने कर लिया, बट आप स्टूडेंट्स कैसे लाएँगे? मैंने काफ़ी मिनिमम आई थिंक 15,000 पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कराए थे, बट स्टूडेंट्स उससे नहीं आए। उससे मिनी आई थिंक हमने जब स्टार्ट किया, अभी 7 इयर्स हो गए, तब 2 स्टूडेंट्स तो मैंने कहा था आप आ जाइए, हम ऐसे ही आपको पढ़ा देंगे, और 2 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ। हमने फर्स्ट ईयर में सिर्फ 4 स्टूडेंट्स को पढ़ाया। उसके बाद जब वो 4 स्टूडेंट्स थे, वो जब बाहर गए, और फिर हमने बहुत मिनिमम फीस स्टार्ट किया। तब हमारे पास कुछ 10 एक स्टूडेंट्स और आए, मिनिमम हमारे पास 14 स्टूडेंट्स थे। बट वो पैम्फलेट्स ने वो वर्क नहीं किया। जो स्टूडेंट्स बाहर गए, जो माउथ पब्लिसिटी होती है, पेरेंट्स ने जब देखा कि बच्चे, क्योंकि हमने मेन जो मेहनत की, वो बच्चों की पढ़ाई पे की। इतने छोटे बच्चे को आसान नहीं होता है कुछ भी सिखाना, कुछ भी पढ़ाना। लेकिन हमने उस पे बहुत मेहनत की। जब वो चीज़ बाहर निकली कि नहीं वहाँ, और सिर्फ़ उसी पे नहीं, बच्चों के साथ इतनी तरह की एक्टिविटीज़ हम लोगों ने की हैं यहाँ पर। तो वो जो एक्टिविटीज़ की हमने वीडियोज़ डालने शुरू किए, व्हाट्सएप पे हम लोगों का ग्रुप है कि हम लोग ऐसे पढ़ाते हैं। यहाँ सेलिब्रेशंस होते हैं, सारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं हम सब सेलिब्रेट करते हैं बच्चों के साथ। उनको सिर्फ़ ऐसा नहीं कि एबीसीडी अनाराम या 1 2 3 सिखा रहे हैं, उसके अलावा हम बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी बच्चों को यहाँ लर्न करा रहे थे। जब ये चीज़ें बाहर निकली कि नहीं, मेडिटेशन हम करा रहे थे, वो जब पेरेंट्स ने देखा, तो इतनी सारी चीज़ें, ये सारी पेरेंट्स से जब माउथ पब्लिसिटी ही आपके काम आती है, आपने स्कूल में आप क्या दे रहे हो? जी। वही चीज़ बाहर निकल के जाती है। पेरेंट्स एक-दूसरे को बताते कि नहीं उस स्कूल में ये चीज़ है, आप वहाँ पर अपने बच्चे को उस स्कूल में बेफ़िक्र होके डाल सकते हैं। तो उसके बाद हम लोगों के पास नेक्स्ट ईयर ही हमारे पास 25 स्टूडेंट्स थे। देन हमारे पास 45 हुए। अभी हमारे पास 60 स्टूडेंट्स हैं। वेरी नाइस। तो एक्चुअली इससे क्या लेसन ले सकते हैं मैं भी और स्टूडेंट्स भी, कि आप अपना जो क्वालिटी है वर्क की, आप उसको अगर बनाए रखें तो जो भी चैलेंजेस हैं वो ओवरकम हो जाएंगे। आप अपना खुद का हाई क्वालिटी रखें और चैलेंज। क्वालिटी मैटर्स अ लॉट। क्वालिटी आपकी होनी ही चाहिए।